अस्सलाम वालेकुम। आज से हम प्योरिटन एज को स्टार्ट करेंगे। ये प्योरिटन एज पर बनने वाली पहली वीडियो है। ये एज शुरू हुई थी 1603 में और 1660 में ये एज ख़त्म हुई थी। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो प्योरिटन एज है ये आगे भी 3 स्टेजेस में जाकर डिवाइड हो जाती है। पहला जो स्टेज है वो किंग जेम्स का दौर है। किंग जेम्स इंग्लैंड के बादशाह बने थे 1603 में और ये 1625 में वफ़ात पा गए थे और इस वक्त को इंग्लिश लिटरेचर में जैकोबियन पीरियड कहा जाता है। यहाँ पर ये बात भी जानना ज़रूरी है कि ये जो किंग जेम्स थे ये पहले स्कॉटलैंड के बादशाह थे और मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट के ये बेटे थे। क्योंकि जब क्वीन एलिज़ाबेथ की मौत हुई तो कोई भी ऐसा मेंबर मौजूद नहीं था जो कि इंग्लैंड पर रूल कर सके, क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ ने शादी ही नहीं की थी। तो ना तो कोई उनकी औलाद थी ना ही कोई शौहर था। तो इस वजह से सबसे करीबी कज़न जो थे वो यही थे, किंग जेम्स। तो ये स्कॉटलैंड और इंग्लैंड अब दोनों के बादशाह बन गए और यही वो वक्त था जब हाउस ऑफ स्टुअर्ट का दौर शुरू हुआ इंग्लैंड के अंदर। जब किंग जेम्स की मौत हुई 1625 में तो इनके बेटे किंग चार्ल्स वन इंग्लैंड के बादशाह बने और किंग चार्ल्स वन 1649 तक इंग्लैंड के बादशाह रहे और इस पीरियड को इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं कैरोलाइन पीरियड। उसके बाद जो 11 साल थे 1649 से लेकर 1660 तक, इसे इंट्रैग्नम कहा जाता है। इंट्रैग्नम का ये मतलब है कि ये वो वक्त था इंग्लैंड की तारीख में जब किसी भी बादशाह ने इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत नहीं की। जितनी भी ताकत थी वो सारी पार्लियामेंटेरियंस के पास थी और सबसे ज़्यादा ताकत इस दौर में ओलिवर क्रॉमवेल के पास थी। चलें वो जब हम जहाँ तक जब पहुँचेंगे उस जगह पर तो मैं ज़रा डिटेल से आपको बताऊँगा कि ओलिवर क्रॉमवेल कौन था। सबसे पहले हमें ये बात जानना होगी कि ये प्योरिटन्स थे कौन, ये कौन थे, ये क्या चाहते थे। तो हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि ये जो प्योरिटन्स थे ये जॉन विक्लिफ के फॉलोअर्स थे। ये ये एक ऐसा ग्रुप था 16वीं और 17वीं सदी का। ये इस बात को मानते थे कि ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरका शुरू हुआ है इसने सही तरीके से जो इंग्लैंड का चर्च है इसको प्योरीफाई नहीं किया। इन्होंने जो रिफॉर्मेशन आई थी यानी एक नया फ़िरका बना था प्रोटेस्टेंटिज्म का, ये कहते थे कि प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरका सही तरीके से इंग्लैंड के चर्च को मुक़द्दस या पाकीज़ा नहीं कर पाया और ये जो रिफॉर्मेशन हुई है ये नामुकम्मल है। ये असल में चाहते ये थे कि हर बंदा क्रिश्चियनिटी को सही मानों में कबूल करे। यानी ये चाहते थे कि अगर कोई बंदा क्रिश्चियन है तो वो कोई भी गलत काम ना करे, वो हर वक्त गॉड अलमाइटी यानी अल्लाह ताला की इबादत करे। यानी आप कुछ लिहाज से ये कह सकते हैं कि ये रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे। इसका सबसे बड़ा सबूत ये हमें मिलता है कि इन्होंने 1642 में थिएटर्स बंद करवा दिए, सिर्फ इस वजह ये कहकर कि थिएटर्स नौजवानों को बुरे रास्ते पे लगा रहे हैं। और आप आप ये समझ लें कि ये चाहते थे कि अगर कोई प्योरिटन है तो वो सही मानों में एक मुक़द्दस इंसान बनकर रहे। जैसे ये अपने आप को रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट समझते थे, यानी आप चर्च में जाएं, इबादत करें, कोई गलत काम ना करें और अपने आप को मुक़द्दस और पाकीज़ा रखें। प्योरिटन एज में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंग्लैंड की बुनियादों को हिला कर रख दिया। ये वाक़या था गन पाउडर प्लॉट ऑफ 1605। अब मैं आपको ज़रा डिटेल से ये बताता हूँ कि ये गन पाउडर प्लॉट क्या है। इंग्लैंड के बादशाह थे 1605 में किंग जेम्स।
किंग जेम्स का ताल्लुक था प्रोटेस्टेंटिज्म फ़िरके से। अब एक मंसूबा ये बनाया गया कि हम ये जो इंग्लैंड का बादशाह है और इसकी जो पार्लियामेंट है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं और इसकी जगह हम एक कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले बादशाह को बिठाते हैं। तो मंसूबा ये बनाया गया कि जो इंग्लैंड की पार्लियामेंट थी, जिसे वेस्टमिनिस्टर पैलेस में जो पार्लियामेंट बैठा करती थी, मंसूबा ये बनाया गया कि उस पार्लियामेंट के नीचे अंडरग्राउंड जो जगह बनी हुई है, वहाँ पर बारूद के बैरल्स रख कर उस पूरी पार्लियामेंट को ही हम उड़ा देते हैं। और पार्लियामेंट जब उड़ जाएगी, यानी धमाके से हम जब उसको उड़ा देंगे, तो बादशाह भी मर जाएगा और सारी की सारी पार्लियामेंट भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद हम जो किंग ऑफ स्पेन, यानी जो स्पेन का बादशाह है जिसका कैथोलिक फ़िरके के साथ ताल्लुक़ है, हम उसको इंग्लैंड का बादशाह बना देंगे। तो ये मंसूबा था पूरा गन पाउडर प्लॉट। अब हुआ क्या कि मंसूबा बिल्कुल जैसा प्लान बनाया गया था वैसे ही मंसूबा, आप ये समझ लें कि अब नाफिज करना था उसका। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। अब पूरी प्लानिंग जब हो गई, पार्लियामेंट के नीचे 36 बारूद के बैरल्स रख दिए गए, तो तकरीबन 3-4 घंटे पहले एक ख़त मसूल हुआ बादशाह किंग जेम्स को। उस ख़त में ये लिखा हुआ था कि इसी तरह एक गाय फॉक्स नाम का आदमी इंग्लैंड की पार्लियामेंट के नीचे बारूद रख कर कुछ ही घंटों बाद इसको उड़ाने वाला है। जब बादशाह के हुक्म पर फ़ौज वहाँ पर पहुँची, तो उन्होंने गाय फॉक्स को पकड़ लिया। ये गाय फॉक्स वो बंदा था जिसने जो कि इस पूरी साजिश में मुलविस था। ये चाहता था कि हम बादशाह को भी मार डालें और इसकी पार्लियामेंट को भी धमाके से उड़ा दें। लेकिन हकीकत में गाय फॉक्स सिर्फ एक मोरा था, सिर्फ ये वो बंदा था जो कि सामने सामने मौजूद था। बैक में एक रॉबर्ट कैट्सबी नाम का आदमी था और भी बहुत सारे लोग इसमें मुलविस थे। ताहम हम ये बात कह सकते हैं कि गाय फॉक्स जो कि उन 36 बारूद के बैरल्स की रखवाली कर रहा था, उसको आखिरकार पकड़ लिया गया और आवाम के सामने सरेआम उसको फांसी देने का ऐलान किया गया। लेकिन इतनी दर्दनाक मौत से बचने के लिए गाय फॉक्स ने छलांग लगा दी और बाद में उसकी गर्दन टूट गई। यानी वो जो इतनी तकलीफ़ दे मौत से वो अपने आप को किसी हद तक बचाने में कामयाब हो गया। लेकिन बाद में गाय फॉक्स के जिस्म के 4 टुकड़े कर दिए गए और उसको उसके साथ वही हशर किया गया जो विलियम वॉलेस के साथ किया गया। तो आज भी इंग्लैंड के अंदर बोन फायर नाइट मनाई जाती है नवंबर 5 को। और शायद आज भी लोग ये बात मानते हैं कि जिस तरीके से गाय फॉक्स का जो मंसूबा था, वो बिल्कुल ही गलत चीज़ थी। और किसी भी सूरत में अगर वो कामयाब हो जाता, तो दुनिया में शायद कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले सारे लोगों को ही मार दिया जाता, अगर ये मंसूबा कामयाब होता तो। अब हम फ्रांसिस बेकन को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसिस बेकन का ताल्लुक़ एलिज़ाबेथन दौर से भी था और इनका ताल्लुक़ जैकोबियन एरा से भी था। ये बड़े फेमस हैं इंग्लिश लिटरेचर में अपने एसेस की वजह से। और इन्होंने लैटिन ज़बान में भी लिखा और इंग्लिश ज़बान में भी लिखा, लेकिन ये लैटिन ज़बान को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़बान समझा करते थे। ये जो एसेस की टर्म है, इसको एक फ्रांसीसी राइटर मोंटेन ने इन्वेंट किया था। जो बेकन के जो एसेस हैं, ये 1597 में भी पब्लिश हुए और 1625 में भी पब्लिश हुए। अगर हम इसके टॉपिक्स का ज़िक्र करें कि ये जो फ्रांसिस बेकन है, ये किस टॉपिक्स के ऊपर एसेस लिखता है, तो इसने हर टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है, जैसे स्टडीज़ हो गया, ट्रूथ हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ऑफ मैरिज हो गया। यानी आसमान के नीचे जितने भी टॉपिक्स इसको मिले, इसने हर टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा है। और इसके एसेस पढ़ने के बाद इंसान को वर्ल्डली विजडम मिलता है। यानी
इस दुनिया की जितनी भी जहानत है हम वो हासिल कर सकते हैं फ्रांसिस बेकन के एसेस पढ़कर। फ्रांसिस बेकन ने एक द एज ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग यानी साइंसी सोच का भी एक शुरुआत की। और अगर हम कुछ दूसरे इसके फेमस वर्क्स के बारे में बात करें तो फ्रांसिस बेकन ने नोवम ऑर्गेनम नाम का एक वर्क लिखा है और द न्यू एटलांटिस के नाम से भी इसने एक वर्क लिखा है। यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताऊं कि फ्रांसिस बेकन ने किंग हेनरी सेवन की बायोग्राफी भी लिखी है। और इसके साथ साथ जो रैशनल थिंकिंग है जिसको हम कहते हैं एक सोच, एक रीज़न वाली सोच, ये भी इन्होंने अपने राइटिंग्स में सामने लाई है। फ्रांसिस बेकन फादर माने जाते हैं एम्पिरिसिज्म के। अच्छा, अब एम्पिरिसिज्म क्या है? मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। इट इज़ अ बिलीफ दैट नॉलेज कुड ओनली बी गॉट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट। द नॉलेज कैन ओनली बी गॉट थ्रू सेंसेस इन एम्पिरिसिज्म एंड फ्रांसिस बेकन इज़ द फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म। मैं एक आम छोटी सी डेफिनेशन के बाद एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अभी आपको समझ आ जाएगा कि ये एम्पिरिसिज्म क्या है। लेट्स सपोज कि आपने एक किताब के अंदर पढ़ा है कि ये जो फायर है, आग है, ये गर्म होती है, आप इसके पास मत जाइएगा, ये आपको जला देगी। तो ये चीज़ तो हमने पढ़ी है किताबों में, लेकिन एम्पिरिसिज्म हमें ये कहती है कि आप आग के पास जाएं, आग में अपना हाथ करें और देखें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। जब आग आपके हाथ को जला देगी तो इसका अब मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट करके कोई नॉलेज गेन की है। इसका ये मतलब है कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको नॉलेज मिली कि आग के पास नहीं जाना, आग हमें तकलीफ़ दे सकती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपीरियंस करके जो नॉलेज हमें मिलेगी, इसी को हम कहते हैं एम्पिरिसिज्म। और फ्रांसिस बेकन जो था वो इसी बिलीफ का फादर था। यानी वो दूसरों को कहता था कि अगर आपने तालीम हासिल करनी है तो आप एक्सपेरिमेंट करो, आप अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज़ सीखो। ये जो बुकिश नॉलेज है इसको, इसके वो थोड़ा खिलाफ था।